जिस बैग के अंदर छुपा था आर्स 1.5 लाख का सच, वही बैग अब किसी की किस्मत बदलने वाला था। लेकिन सवाल ये था कि असली कौन है और नकली कौन? और इस खेल में ईशा और सूरज की जिंदगी क्यों उलझती जा रही है? ये कहानी उसी मोड़ से शुरू होती है जहां सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन असल में कुछ भी सामान्य नहीं था। सूरज अपने ऑफिस के काम में उलझा हुआ था, लेकिन उसके दिमाग में लगातार एक ही बात घूम रही थी, मेडिसिन स्कैम का केस, जिसमें बड़े बड़े नाम छुपे हुए थे और हर दिन नए राज्य सामने आ रहे थे। दूसरी तरफ ईशा की जिंदगी भी अब पहले जैसी आसान नहीं रही थी, क्योंकि उसके आसपास जो लोग अपने लगते थे वही अब शक के घेरे में आ चुके थे। मोहल्ले की बातें, घर के अंदर की साजिशें और उस पर ऊपर से वो बैग जिसने सब कुछ बदल दिया था। घर के अंदर माहौल अजीब सा हो चुका था। हर कोई एक दूसरे को शक की नज़र से देख रहा था, और सबसे बड़ी बात यह थी कि उस RS 1.5 लाख वाले बैग को लेकर एक नई बहस शुरू हो चुकी थी। किसी को लग रहा था कि यह बैग असली नहीं है, तो कोई कह रहा था कि असली है और इसी के अंदर छुपा है बड़ा राज। ईशा बार बार खुद को साबित करने की कोशिश कर रही थी कि वो किसी भी चोरी या धोखे में शामिल नहीं है, लेकिन मोहल्ले की औरतों की नज़रें उसे हर पल घेर रही थीं। इसी बीच सूरज को एक कॉल आता है और वो कॉल उसकी पूरी सोच बदल देता है। दूसरी तरफ मंत्री जी का दबाव और उस स्कैम की परतें धीरे धीरे खुलने लगती हैं। सूरज को बताया जाता है कि जो दवाइयों का घोटाला सामने आया है, उसके पीछे सिर्फ व्यापारी नहीं बल्कि सिस्टम के अंदर बैठे कुछ लोग भी शामिल हैं। ये सुनकर सूरज कुछ देर के लिए चुप हो जाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि वह किस पर भरोसा करे और किस पर नहीं। घर में ईशा अकेली बैठी होती है और उसी समय उसकी नज़र उस बैग पर पड़ती है। वही बैग जिसे लेकर इतनी बातें हो रही हैं। वही बैग अब उसके लिए एक पहेली बन चुका था। वह धीरे धीरे उसे खोलती है, लेकिन जैसे ही वो खोलने लगती है, पीछे से आवाज़ आती है और वह रुक जाती है। ये आवाज़ किसी अपने की थी, लेकिन टोन में अजीब सा डर और दबाव था। ईशा पलटकर देखती है, लेकिन उसे कुछ साफ नज़र नहीं आता। उधर मोहल्ले में अफवाहें और तेज़ हो जाती हैं। कोई कहता है कि ईशा ने कुछ छुपाया है, कोई कहता है कि सूरज का इस केस से गहरा कनेक्शन है, और कोई ये भी कहने लगता है कि जो लोग सबसे ज्यादा साफ दिखते हैं वही सबसे ज्यादा गंदे खेल खेलते हैं। इन सब के बीच सूरज एक बड़ा फैसला लेने की सोच रहा होता है। क्या उसे इस केस को आगे बढ़ाना चाहिए या अपनी निजी जिंदगी को बचाना चाहिए? लेकिन कहानी अब सिर्फ एक केस की नहीं रही थी। अब ये कहानी भरोसे, धोखे और उस सच्चाई की थी जो धीरे धीरे सबके सामने आने वाली थी। और सबसे बड़ा सवाल यही था कि जब सच सामने आएगा तो क्या ईशा और सूरज एक साथ खड़े रह पाएंगे, या फिर ये रिश्ता भी उसी स्कैम की तरह टूट जाएगा जिसके तार हर जगह फैले हुए थे। ईशा अभी भी उसी बैग के सामने खड़ी थी। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था, जैसे किसी ने उसे अंदर से हिला दिया हो। पीछे से जो आवाज आई थी वो अब धीरे धीरे पास आ रही थी, और जैसे ही उसने पलट कर देखा, सामने खड़ी थी वही मोहल्ले की पड़ोसन, जिसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी और आंखों में सवाल ही सवाल थे। उसने धीरे से कहा, इतनी रात को बैग खोलने की क्या जरूरत पड़ गई ईशा? कुछ छुपा तो नहीं रही ना? ये सुनकर ईशा एक पल के लिए चुप हो गई, क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं था। सिर्फ एक डर था जो उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। उधर सूरज ऑफिस में बैठा उसी केस की फाइलें दोबारा देख रहा था। हर पन्ना उसे और उलझा रहा था। मेडिसिन स्कैम अब सिर्फ एक केस नहीं रहा था, बल्कि एक ऐसा जाल बन चुका था जिसमें हर कदम पर नए चेहरे सामने आ रहे थे। एक नाम बार बार सामने आ रहा था, लेकिन जैसे ही सूरज उस नाम को जोड़ने की कोशिश करता, कोई ना कोई सबूत गायब हो जाता। उसे महसूस होने लगा था कि कोई अंदर ही अंदर इस केस को कंट्रोल कर रहा है, और वो कोई बहुत करीब का इंसान हो सकता है। घर में ईशा की हालत और खराब हो रही थी, क्योंकि अब मोहल्ले की बातें सीधे उसके कानों तक पहुंच रही थीं। कोई कह रहा था कि ईशा के घर में अचानक आए पैसों का कनेक्शन उसी बैग से है, तो कोई कह रहा था कि सूरज की नौकरी भी इस केस से जुड़ी हुई है। ईशा खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार कोई नया आरोप उसे और कमजोर कर देता था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि सूरज भी उस वक्त उसके साथ नहीं था। इसी बीच सूरज को एक अनजान नंबर से मैसेज आता है, अगर सच्चाई जाननी है तो अकेले मिलो, वरना यह केस तुम्हें भी निगल जाएगा। सूरज कुछ देर तक उस मैसेज को देखता रहता है, फिर धीरे से अपनी कुर्सी से उठता है। उसके चेहरे पर अब डर नहीं था, बल्कि एक फैसला था। वो जान चुका था कि अब पीछे हटना आसान नहीं है, क्योंकि जो लोग इस खेल को चला रहे हैं
वो किसी को भी छोड़ने वाले नहीं हैं। ईशा दूसरी तरफ अकेली कमरे में बैठी रो रही थी, लेकिन तभी उसे बैग के अंदर कुछ हलचल महसूस होती है। वो डरते डरते बैग को दोबारा खोलती है और जैसे ही खोलती है उसके अंदर से एक छोटा सा लिफाफा गिरता है। उस लिफाफे पर लिखा होता है, सच सिर्फ एक नहीं होता, लेकिन इस बार जो सच सामने आएगा वो सब खत्म कर देगा। ईशा के हाथ कांपने लगते हैं और उसकी आंखें फैल जाती हैं। अब कहानी और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी, क्योंकि एक तरफ सूरज उस अनजान मैसेज की तरफ बढ़ रहा था और दूसरी तरफ ईशा उस लिफाफे के सच से डर रही थी। और इन दोनों के बीच वो बैग था जो अब सिर्फ एक सामान नहीं रहा था, बल्कि एक ऐसा सबूत बन चुका था जो किसी की भी जिंदगी बदल सकता था। सूरज अब उस अनजान मैसेज को बार बार पढ़ रहा था, जैसे हर बार पढ़ने पर उसमें कोई नया मतलब निकल आएगा। उसके मन में शक भी था और गुस्सा भी, लेकिन सबसे ज्यादा बेचैनी थी कि आखिर उसे किसने बुलाया है और क्यों। वो अकेले ही उस तय जगह की तरफ निकल पड़ता है, बिना किसी को बताए, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर उसने एक भी गलत इंसान को ये बात बता दी तो पूरा केस उसके हाथ से निकल जाएगा। रास्ते में हर मोड़ पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता तो सड़क खाली होती। उधर ईशा उस लिफाफे को बार बार खोलकर पढ़ रही थी, लेकिन हर बार उसके शब्द और ज्यादा डर पैदा कर रहे थे। सच सिर्फ एक नहीं होता, ये लाइन उसके दिमाग में अटक गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन भेज सकता है और इसका मतलब क्या है। क्या ये कोई धमकी है या कोई चेतावनी? इसी उलझन में वो सूरज को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका फोन बंद आता है। अब उसका डर और बढ़ जाता है, क्योंकि पहली बार उसे लग रहा था कि सूरज भी किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। सूरज आखिरकार उस जगह पहुंचता है जो एक पुरानी सुनसान सी बिल्डिंग होती है। अंदर हल्की रोशनी जल रही होती है और हवा में अजीब सा सन्नाटा होता है। जैसे ही वो अंदर कदम रखता है, पीछे से एक आवाज आती है, मुझे पता था तुम आओगे सूरज। ये आवाज सुनकर सूरज रुक जाता है और धीरे धीरे मुड़ता है। सामने एक ऐसा चेहरा होता है जिसे देखकर उसका दिमाग कुछ सेकंड के लिए खाली हो जाता है, क्योंकि वो इंसान उसके बहुत करीब था, इतना करीब कि उसने कभी उस पर शक भी नहीं किया था। इसी समय ईशा को घर में एक और झटका लगता है। मोहल्ले की कुछ औरतें अचानक उसके घर आ जाती हैं और सीधे उस बैग के बारे में सवाल करने लगती हैं। इतना महंगा बैग तुम्हारे पास आया कैसे? किसने दिया? और क्या सच में इसमें कुछ छुपा है? ईशा कुछ बोल नहीं पाती, क्योंकि हर सवाल उसे और कमजोर कर रहा था। वो बस इतना कहती है कि उसे कुछ नहीं पता, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। सूरज उस सामने खड़े इंसान की आंखों में देखता है और धीरे से कहता है, तुम यहां? उस इंसान के चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है और वो कहता है, हाँ सूरज, अब तक तुम जिस सच से भाग रहे थे, अब वही सच तुम्हारे सामने खड़ा है। ये सुनकर सूरज का दिल तेज हो जाता है, क्योंकि उसे समझ आने लगता है कि ये केस अब सिर्फ बाहर का स्कैम नहीं रहा, बल्कि उसके अपने लोगों तक पहुंच चुका है। ईशा की तरफ हालात और बिगड़ जाते हैं जब अचानक बैग से वही लिफाफा फिर से गिरता है, लेकिन इस बार उसके साथ एक छोटा सा मेमोरी कार्ड भी होता है। जैसे ही वो उसे उठाती है, उसे एहसास होता है कि ये सब अब बहुत बड़ा हो चुका है। अब सिर्फ शक नहीं, अब सबूत उसकी हथेली में था, और अगर ये सबूत सामने आ गया तो ना सिर्फ मोहल्ला बल्कि पूरा सिस्टम हिल जाएगा। सूरज सामने खड़े उस इंसान को देखता रह जाता है, क्योंकि जितना वो सोच भी नहीं सकता था, उससे कहीं ज्यादा बड़ा सच अब उसके सामने खड़ा था। उस इंसान की आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे उसे पूरा यकीन हो कि अब सूरज कुछ नहीं कर पाएगा। धीरे धीरे वो बोलता है, तुमने हमेशा सही और गलत में फर्क करने की कोशिश की सूरज, लेकिन इस बार तुम जिस सच के पीछे हो वो तुम्हें ही गलत साबित कर देगा। ये सुनकर सूरज के चेहरे पर तनाव साफ दिखने लगता है, क्योंकि पहली बार उसे लग रहा था कि वो किसी ऐसे जाल में फंस चुका है जहां से निकलना आसान नहीं होगा। उधर ईशा के हाथ में वो मेमोरी कार्ड कांप रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसे खोले या छुपा दे। मोहल्ले की औरतें अभी भी उसके घर के बाहर खड़ी थीं और उनकी आवाजें धीरे धीरे तेज होती जा रही थीं। बैग दिखाओ, सच बताओ, इतना पैसा आया कहां से? ईशा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो मजबूर थी, क्योंकि अगर उसने अब कुछ गलत किया तो सब कुछ और बिगड़ सकता था। उसी घबराहट में वो मेमोरी कार्ड को अपने फोन में लगाने ही वाली होती है
लेकिन अचानक उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। सूरज उस सुनसान जगह पर अब पूरी तरह से घिरता जा रहा था। सामने वाला इंसान धीरे धीरे आगे बढ़ता है और कहता है, मेडिसिन स्कैम सिर्फ पैसों का खेल नहीं है सूरज, ये लोगों की जिंदगी का सौदा है और इस सौदे में तुम्हारे अपने भी शामिल हैं। ये शब्द सूरज के दिल में चुभ जाते हैं। वो पूछता है, तुम कहना क्या चाहते हो? लेकिन जवाब देने के बजाय सामने वाला बस एक फाइल उसकी तरफ फेंक देता है। जैसे ही सूरज उस फाइल को खोलता है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे नाम होते हैं जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इधर ईशा आखिरकार हिम्मत करके मेमोरी कार्ड चला देती है। स्क्रीन पर जो वीडियो चलता है उसे देखकर उसके हाथ से फोन लगभग गिर ही जाता है। उसमें कुछ ऐसी बातचीत रिकॉर्ड होती है जो सीधे उस बैग, पैसे और एक बड़े सौदे से जुड़ी होती है। और सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब उस वीडियो में एक ऐसा चेहरा सामने आता है जिसे ईशा बहुत अच्छे से जानती थी, इतना जानती थी कि उस पर कभी शक भी नहीं कर सकती थी। अब कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी, जहां सूरज के हाथ में ऐसे नाम आ चुके थे जो उसकी पूरी दुनिया हिला सकते थे, और ईशा के सामने ऐसा सच आ चुका था जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता था। लेकिन असली सवाल अब भी वही था, क्या ये सब किसी बड़े खेल का हिस्सा था या फिर कोई अपने ही लोगों को एक एक करके गिरा रहा था? और जैसे ही ये सवाल हवा में गूंजता है, एक और अनजान कॉल सूरज के फोन पर आ जाता है और स्क्रीन पर सिर्फ एक ही लाइन लिखी होती है, अब अगला नंबर तुम्हारा है। सूरज के फोन पर जैसे ही वो मैसेज चमकता है, अब अगला नंबर तुम्हारा है, उसके हाथ कुछ पल के लिए रुक जाते हैं। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, लेकिन चेहरे पर डर के साथ साथ गुस्सा भी आ जाता है। अब उसे साफ समझ आ रहा था कि ये कोई आम केस नहीं है, ये एक ऐसा जाल है जिसमें हर कदम पर कोई ना कोई उसे गिराने की कोशिश कर रहा है। वो फाइल को कसकर पकड़ लेता है और खुद से कहता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वो पीछे नहीं हटेगा। लेकिन अंदर ही अंदर उसे ये भी डर था कि जिन नामों को उसने देखा है, अगर वो सच साबित हो गए तो पूरा सिस्टम हिल जाएगा और शायद उसकी अपनी जिंदगी भी नहीं बचेगी। उधर ईशा का हाल और भी खराब हो चुका था। वीडियो देखने के बाद उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चेहरा घूम रहा था, वो चेहरा जिस पर उसने कभी सबसे ज्यादा भरोसा किया था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो इंसान इस पूरे खेल का हिस्सा हो सकता है। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। तभी बाहर दरवाजे पर जोर से दस्तक होती है। मोहल्ले की भीड़ अब और बढ़ चुकी थी और सब एक ही बात पर अड़े थे, बैग का सच बताओ वरना हम पुलिस को बुलाएंगे। ईशा अब पूरी तरह टूटने के कगार पर थी, लेकिन उसी वक्त उसे याद आता है कि अगर उसने अभी हिम्मत नहीं दिखाई तो सच हमेशा के लिए दब जाएगा। सूरज उस फाइल को लेकर सीधे अपने पुराने एक भरोसेमंद अफसर के पास जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे एक और झटका लगता है। जिस इंसान पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता था, वहीं अब इस केस से खुद को दूर करने की कोशिश करता है। वो साफ शब्दों में कहता है कि सूरज, ये मामला तुम्हारी सोच से बहुत ऊपर है, इसमें मत पड़ो। ये सुनकर सूरज को पहली बार समझ आता है कि खतरा सिर्फ बाहर नहीं बल्कि अंदर तक फैला हुआ है। इधर ईशा हिम्मत करके दरवाजा खोल देती है और मोहल्ले की औरतें अंदर आ जाती हैं। सबकी नजरें उसी बैग पर टिकी होती हैं। तभी अचानक ईशा जोर से बोलती है, बस करो, ये बैग चोरी का नहीं है और ना ही इसमें कोई गलत चीज है, लेकिन इसमें जो सच छुपा है वो आप सबकी सोच से भी बड़ा है। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है, लेकिन कोई उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। सूरज को एक और कॉल आता है और इस बार आवाज और भी गंभीर होती है। अगर तुम सच में आगे बढ़ना चाहते हो सूरज, तो उस फाइल को खोलने से पहले एक बार सोच लो, क्योंकि उसमें सिर्फ नाम नहीं है, उसमें तुम्हारी पूरी दुनिया का सच है। ये सुनकर सूरज रुक जाता है। उसके सामने अब दो रास्ते थे, या तो सच के पीछे जाकर सब कुछ खो देना या फिर चुप रहकर खुद को बचा लेना। और ठीक उसी समय ईशा उस बैग को जोर से जमीन पर रख देती है और कहती है, अब बहुत हो गया, आज इस बैग का हर सच सबके सामने आएगा। जैसे ही वो ये कहती है, बैग से एक छोटी सी चाबी गिरती है और उस चाबी को देखते ही सबकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि अब कहानी सिर्फ शक की नहीं रही थी, अब ये सीधे एक ऐसे दरवाजे की कहानी बन चुकी थी जिसे खोलते ही सब कुछ बदलने वाला था। ईशा की आंखों के सामने वो छोटी सी चाबी पड़ी थी, लेकिन उस चाबी का वजन उसके हाथ में नहीं, उसके डर में महसूस हो रहा था। मोहल्ले की भीड़ अब पूरी तरह उसके घर के अंदर घुस चुकी थी
और हर कोई उसी चाबी और बैग को घूर रहा था, जैसे उसमें किसी खजाने का नहीं बल्कि किसी बड़े अपराध का राज छुपा हो। एक औरत आगे बढ़कर बोलती है, अब ड्रामा खत्म करो ईशा, सच बताओ ये सब क्या चल रहा है। लेकिन ईशा इस बार चुप नहीं रहती। उसकी आवाज कांपती जरूर है पर टूटती नहीं। मैं भी सच जानना चाहती हूं, लेकिन ये सच सिर्फ मेरा नहीं है। उधर सूरज उस फाइल को अपने हाथ में लिए लगातार एक ही बात सोच रहा था। अगर ये नाम सच हैं, तो उसने अब तक जिस सिस्टम की सेवा की वही सिस्टम उसे इस्तेमाल कर रहा था। उसके चेहरे पर तनाव गहराता जा रहा था। तभी उसे याद आता है वो अनजान चेहरा जो उसने उस सुनसान बिल्डिंग में देखा था। धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि यह सब किसी बड़े प्लान का हिस्सा है और उसे जानबूझकर बीच में फंसाया जा रहा है ताकि असली मास्टरमाइंड सुरक्षित रहे। ईशा हिम्मत करके उस चाबी को उठाती है और जैसे ही वो उसे हाथ में लेती है, उसे एहसास होता है कि ये चाबी किसी छोटे लॉकर की नहीं हो सकती। उसी वक्त उसके फोन पर एक नया मैसेज आता है, चाबी का इस्तेमाल करो, सच तुम्हारे सामने होगा, लेकिन उसके बाद पीछे मुड़ने का रास्ता नहीं बचेगा। ईशा का दिल जोर से धड़कने लगता है और वो सोच में पड़ जाती है कि अगर उसने ये कदम उठा लिया तो क्या वो सच में तैयार है उस हकीकत के लिए जो सामने आने वाली है। सूरज अब सीधे उस फाइल के हर पन्ने को ध्यान से पढ़ने लगता है और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है उसके चेहरे का रंग बदलता जाता है। कुछ नाम ऐसे थे जो उसके अपने थे, ऐसे लोग जिनके साथ उसने काम किया था, जिन पर उसने कभी शक भी नहीं किया था। अब उसे समझ आने लगता है कि ये सिर्फ स्कैम नहीं बल्कि एक पूरा नेटवर्क है जो ऊपर से नीचे तक फैला हुआ है। इधर ईशा आखिरकार उस चाबी के साथ घर के अंदर एक पुरानी अलमारी की तरफ बढ़ती है। सबकी नजरें उसी पर टिकी होती हैं। जैसे ही वो चाबी उस लॉक में लगाने की कोशिश करती है, बाहर से अचानक एक जोरदार आवाज आती है, जैसे कोई गाड़ी तेजी से आकर रुकी हो। पूरा माहौल एक पल में बदल जाता है। मोहल्ले की भीड़ भी रुक जाती है और हर कोई दरवाजे की तरफ देखने लगता है। और उसी समय सूरज को भी एक और कॉल आता है, लेकिन इस बार कॉल उठाते ही दूसरी तरफ से सिर्फ एक लाइन सुनाई देती है, अब तुम दोनों बहुत करीब आ चुके हो सच के, लेकिन सच हमेशा सबको एक साथ नहीं रहने देता। और कॉल कट हो जाता है। ईशा का हाथ कांपता है, लेकिन वो चाबी को लॉक में डाल देती है और जैसे ही वो अलमारी खुलने लगती है, कमरे में मौजूद हर इंसान की सांसें थम जाती हैं, क्योंकि अब जो सामने आने वाला था वो सिर्फ एक राज नहीं था, वो एक ऐसा विस्फोट था जो हर रिश्ते, हर भरोसे और हर पहचान को तोड़ने वाला था। अलमारी धीरे धीरे खुलती है और जैसे ही उसका दरवाजा पूरा खुलता है, कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा फैल जाता है। ईशा की आंखें सामने रखे सामान पर जम जाती हैं। वहां कुछ फाइलें, कुछ पुराने फोटो और एक सीलबंद लिफाफा रखा होता है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली चीज वो नहीं थी। असली झटका तब लगता है जब उन फोटो में वही चेहरा फिर से दिखता है जिसे देखकर ईशा पहले ही टूट चुकी थी। अब शक नहीं बचा था, अब सच्चाई सामने खड़ी थी। उधर सूरज की गाड़ी अचानक रुक जाती है क्योंकि उसके सामने वही इंसान खड़ा होता है जो उसे बार बार अलग अलग मोड़ों पर मिल रहा था। इस बार उसका चेहरा और भी गंभीर था। वो धीरे से कहता है, तुम दोनों अब उस जगह पहुंच चुके हो जहां से वापसी नहीं होती सूरज। अब या तो तुम इस सच के साथ खड़े रहोगे या फिर हमेशा के लिए खत्म हो जाओगे। सूरज उसकी बात सुनकर गहरी सांस लेता है, लेकिन इस बार वो पीछे हटने के मूड में नहीं होता। ईशा उस लिफाफे को उठाती है और जैसे ही उसे खोलती है, उसके हाथ से कांपते हुए कुछ कागज बाहर गिरते हैं। उन कागजों में ऐसे लेन देन और नाम दर्ज होते हैं जो सीधे उस मेडिसिन स्कैम से जुड़े थे। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ती है, उसके चेहरे पर एक और बड़ा झटका आता है। उसमें सिर्फ बाहरी लोग नहीं बल्कि घर के अंदर का भी एक नाम शामिल था। ईशा एक पल के लिए जमीन पर बैठ जाती है क्योंकि अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस पर भरोसा करे और किस पर नहीं। सूरज उस इंसान से पूछता है, तुम आखिर चाहते क्या हो? सामने वाला हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, मैं चाहता हूं कि सच जिंदा रहे, लेकिन सच की कीमत हमेशा बहुत बड़ी होती है। ये सुनकर सूरज का गुस्सा बढ़ जाता है, लेकिन वो खुद को रोक लेता है क्योंकि अब उसे सिर्फ लड़ना नहीं था, अब उसे खेल को समझना था। ईशा की आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगता है। वो बार बार खुद से पूछती है कि क्या ये सब पहले से प्लान किया गया था? क्या उसे जानबूझकर इस बैग और चाबी के बीच लाया गया? तभी उसके फोन पर फिर से एक कॉल आता है, लेकिन इस बार
आवाज़ जानी पहचानी होती है और वो आवाज़ सुनकर ईशा की आंखें पूरी तरह खुल जाती हैं। उधर सूरज को भी उसी वक्त एक मैसेज मिलता है, अगला कदम बहुत सोचकर उठाना, क्योंकि अब फैसला तुम्हारा नहीं, सिस्टम का होगा। सूरज धीरे से अपना फ़ोन बंद करता है और कहता है, अब बस बहुत हो गया। और उसी समय ईशा उस लिफाफे को जोर से बंद कर देती है और उठकर खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, अब गुस्सा था। वो धीरे से बोलती है, अब जो सच है वो छुपेगा नहीं। और जैसे ही वो ये कहती है, बाहर से फिर वही गाड़ी की आवाज़ तेज हो जाती है और दरवाजे पर किसी के जोर से दस्तक देने की आवाज़ गूंजती है, जिससे साफ हो जाता है कि अब आखिरी टकराव बस शुरू होने वाला है। दरवाजे पर हो रही तेज दस्तक अब सिर्फ आवाज़ नहीं रह गई थी, वो एक चेतावनी बन चुकी थी। पूरा घर जैसे उस एक पल में जम सा गया था। ईशा दरवाजे की तरफ देखती है, उसकी सांसें तेज हैं, लेकिन इस बार उसके कदम पीछे नहीं हटते। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है और दरवाजे का लॉक पकड़ लेती है, लेकिन जैसे ही बाहर से एक और जोरदार धक्का लगता है, उसका हाथ खुद ब खुद रुक जाता है। मोहल्ले की भीड़ अब भी अंदर खड़ी है, लेकिन अब उनके चेहरों पर शक नहीं, डर दिख रहा है। उधर सूरज भी अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और सामने खड़े उस इंसान को देखता है जिसने इस पूरे खेल को अब तक सबसे ज्यादा कंट्रोल किया था। इस बार सूरज की आवाज भारी थी, अब और नहीं, जो सच है वो सामने आकर रहेगा। सामने वाला इंसान हल्की मुस्कान के साथ कहता है, सच सामने आएगा सूरज, लेकिन उसके बाद तुम दोनों की जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। ईशा आखिरकार हिम्मत करके दरवाजा खोल देती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, सामने पुलिस की गाड़ी खड़ी होती है और साथ में कुछ ऐसे चेहरे जो इस पूरे केस से जुड़े हुए थे। एक अधिकारी आगे बढ़कर कहता है, हमें उस बैग और उससे जुड़े सबूत चाहिए। ये सुनकर ईशा एक पल के लिए चुप हो जाती है, लेकिन फिर वो धीरे से उस अलमारी की तरफ इशारा करती है। अलमारी में रखा लिफाफा और मेमोरी कार्ड अब सीधे पुलिस के हाथ में जा चुके थे। सूरज भी उसी वक्त वहां पहुंच जाता है और दोनों एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन इस बार उनके बीच भरोसा और सवाल दोनों थे। ईशा की आंखों में आंसू हैं और सूरज के चेहरे पर थकान और गुस्सा दोनों। पुलिस जैसे ही फाइलें खोलती है, कमरे में मौजूद हर इंसान की सांसें थम जाती हैं। उन कागजों में वो सच था जो सिर्फ एक स्कैम नहीं था, बल्कि एक पूरा सिस्टम था जो सालों से चलता आ रहा था। नाम सामने आते ही कुछ लोग तुरंत पीछे हटने लगते हैं और कुछ फोन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब देर हो चुकी थी। सूरज धीरे से ईशा के पास आता है और कहता है, तुमने सही किया। ईशा उसकी तरफ देखती है और बस इतना कहती है, लेकिन हमने बहुत देर कर दी। दोनों की आंखों में एक ही सवाल था, क्या अब सब कुछ खत्म हो गया है या असली शुरुआत अभी बाकी है? और तभी पुलिस अधिकारी एक आखिरी लिफाफा खोलता है जिसमें सिर्फ एक नाम लिखा होता है, और उस नाम को पढ़ते ही पूरे कमरे का माहौल बदल जाता है। सूरज उस नाम को सुनकर एक कदम पीछे हटता है और ईशा की आंखें भर आती हैं, क्योंकि वो नाम किसी बाहर वाले का नहीं था, वो नाम उनके अपने अतीत से जुड़ा हुआ था।